हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के अंदर संस्कृत के बारे में। संस्कृत में हम कारक को देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है संधि की और समास की, धातु रूप की, शब्द रूप की, तो आपको इनको देख लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर को ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो चैप्टर आते हैं या फिर आपने मेरे वाले लेक्चर से ये चैप्टर अच्छे से समझ रखे, पढ़ रखे, तभी आप यहाँ पर कारक को स्टार्ट करना। क्योंकि जो कारक चैप्टर है वो सभी का मिला जुला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। अगर आप नहीं देखोगे तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। आज समझ में आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो समझ में आना चाहिए उस तरह से वो समझ में नहीं आएगा। अब जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का आयुर्वेद का ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और जैसे चरक संहिता, पदार्थ विज्ञान, रचना, शरीर, अष्टांग, हृदय, ये सारा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इनको नोट्स चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आप मुझे कोई डाउट आता है तो भी कर सकते हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप कोई वीडियो को देखते हो तो यार आप कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा कुछ पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आया है, या मैं उतने एफर्ट से आपको नहीं समझा पाया हूँ, ठीक। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक ठीक। तो यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। और जो वीडियो के साइड में, कमेंट के साइड में एक ऑप्शन भी होता है हाइप करने का, तो हाइप भी इस वीडियो को आप कर दिया करो। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संस्कृत के बारे में, ठीक है। तो ये पहला तो ये है कि आपको ये पहले वाले चैप्टर आने चाहिए, तभी आप इसे कंप्लीट करिए। देन एक और डाउट रहता है बच्चों का, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि देखो, सबको ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारा जो स्टेट है वो अलग है। जैसे मान लो कोई पंजाब का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई राजस्थान का है, कोई महाराष्ट्र का है। इनके मन में ये डाउट रहता है कि यार जो सर पढ़ा रहे हैं कि क्या वो हमारे स्टेट का पढ़ा रहे हैं या किसी और के स्टेट का पढ़ा रहे हैं। देखो, जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ वो सभी स्टेट का सेम होता है, बस जो फ़र्क होता है वो होता है पेपर पैटर्न में, ठीक है। देखो, जो महाराष्ट्र का पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। राजस्थान वालों को थोड़ा अलग पैटर्न होता होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न में चेंज होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना पैटर्न होता है, लेकिन जो कंटेंट होता है या जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। कभी भी आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने सिलेबस में देखिए वो चीज़ है या नहीं। जैसे कि एक बच्चे ने डाउट, मैंने उसको नोट सेंड करे थे, तो वो बता रहा था क्रिया शरीर में सर आपने 2 घंटे की 18 मिनट की है यहाँ पर बेसिक की वीडियो ले रखी है, ठीक है। तो उसको ये डाउट था कि सर मैं इसको इतनी बड़ी वीडियो को क्यों लूँ। अरे भाई, अगर आप इतनी बड़ी वीडियो के क्या मतलब है कि मैं आपके लिए इतना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, इतना एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। किस लिए कर रहा हूँ? ताकि आप ये देखो कि आध घंटे में चैप्टर कैसे क्लियर हो जाए। भाई, मैंने 2 घंटे 18 मिनट की वीडियो इसलिए लिए ताकि आपको क्रिया शरीर के बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि क्रिया शरीर में कम से कम 18-20 चैप्टर है, इतनी बड़ी है क्रिया शरीर, ठीक है। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ आयुर्वेद के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा देना चाहता हूँ, ताकि आपके आगे वाले चैप्टर में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर कम करा दूँ तो मेरा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा करा दूँ तो मेरा कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैं हमेशा आपका फ़ायदा देखता हूँ, ठीक है। और वो पता क्या कर रहा था, वो उस जो मैंने नोट्स दे रखे थे उसको वो देख रहा था कि यार मेरे सिलेबस के अनुसार ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, तो इसको तो मैं नहीं करूँगा। अरे भाई, उसका नाम क्या है? वीडियो का बेसिक है। अगर वो वीडियो नहीं देखेगा तो आगे तेरे को प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक में कराता हूँ। मैंने संस्कृत का बेसिक लिया है, मैंने अष्टांग का बेसिक लिया है, चरक का बेसिक लिया है, मैंने यहाँ पर आपके लिए क्रिया शरीर का बेसिक लिया है। मतलब जितना भी बेसिक होता है मैं कंप्लीट कराता हूँ। जैसे एक और डाउट आया अभी, मैंने जो देखा कि वो बोलती, एक एक लड़की थी, तो गर्ल थी, तो वो उसने कहा सर हमारे में जो व्यंजन संधि दे रखी है वो 11 व्यंजन संधि दे रखी है, ठीक है। आपने 8 ही व्यंजन संधि पढ़ाई है, ठीक। क्या आप और भी व्यंजन संधि पढ़ाओगे? देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि आपके सिलेबस में जितना दे दिया, जैसे आप मान लो कोई और सुधा की जगह, संस्कृत सुधा की जगह आप दूसरी बुक ले आओ तो उसमें 15 संधि भी दे रखी होगी, 20 संधि भी दे रखी होगी। मैं बार बार आपसे कहता हूँ संस्कृत का कभी कोई एंड नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम संस्कृत को सारी को पढ़ लेंगे तो बिल्कुल नहीं। व्याकरण का कभी कोई एंड नहीं है, ठीक। उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी उसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर कोई एक आध पॉइंट रह जाता है तो मैं उसे किसी दूसरी वीडियो में कवर करा दूंगा, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वाला पॉइंट था सिलेबस में और मैंने उसको नहीं कराया है, ठीक है। तो आप जो भी डाउट है आप पूछा करो, मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक। बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, उनको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। बस आपसे यही रहता है कि आप जब भी वीडियो को देखते हो आप कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से ये लगता है कि मुझे पता है कि अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों को काफ़ी कुछ मैं यहाँ पर समझा पा रहा हूँ। अगर आप कमेंट नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, ना लाइक कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना दोस्तों को शेयर करते हो, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, देखो फिर एक कहीं ना कहीं डाउनफॉल सा लगता है कि यार कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जो बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो आपसे यही निवेदन रहता है कि जब भी आप कोई वीडियो देखो तो आप उसको
कमेंट जरूर करा करो, लाइक के साथ कमेंट तो जरूर करा करो, क्योंकि कमेंट से जो मुझे खुशी मिलती है ना यार, फिर ऐसा लगता है कि जितनी मेरी मेहनत थी वो सारी वसूल हो गई है। तो अब ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन ना करते हो, कारक के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो कारक प्रकरण, अब यहाँ पर कारक प्रकरण को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेटेज वाइज बता देता हूँ कि इसका वेटेज वाइज क्या रहने वाला है। ठीक, तो जैसे पहला इसमें 15 नंबर के रहने वाला है। ठीक है, 15 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिनके अंदर 5 आपके MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2 आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 15 नंबर यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो हमें विभक्ति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने शब्द रूप धातु रूप नहीं देखे यार तो वो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको विभक्ति नहीं समझाने वाला हूँ कि 7 प्रकार की विभक्ति होती है। देन दूसरा हम पढ़ने वाले कारक के बारे में कि 6 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, और देन हम पढ़ने वाले सेंटेंस के बारे में। अभी सेंटेंस कैसे, कुछ सेंटेंस आपको दिए होंगे, संस्कृत का सेंटेंस होगा तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, या कभी हिंदी का सेंटेंस है तो आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो अब नहीं आने वाली है। ठीक है, भरोसा रखो, आपको चीज़ें बिल्कुल इन डिटेल समझाई जाएंगी। देन ये 2 आपको चीज़ें समझ में आ गई, नंबर पता लग गया, क्या पढ़ने वाला है वो पता लग गया। देन एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कारक को पढ़ने से पहले ही, जैसे आपने पहले सबसे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले नहीं, हमने तीसरे चौथे नंबर का संधि पढ़ा था। अब संधि में हम क्या करते थे, वर्णों का मेल कराते थे, 2 वर्णों का मेल, यानी जो पहला पद था उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द था उसका पहला वर्ण। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो उनको वेल को क्या कहते थे, संधि कहते थे। देन हमने समास देखा, तो समास क्या है, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वर्णों का मेल करा रहे थे और यहाँ पर हम पदों का मेल कराते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल ही देखा था दशरथस्य पुत्रम। ठीक है, दशरथस्य पुत्रम, तो यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति थी उसको हटा दिया और दशरथ जो पहला पद था और पुत्र जो दूसरा पद था, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पर पदों का मेल कराते हैं। देन अब आता है कारक, तो कारक के अंदर हम क्या कराते हैं, कारक एक सेंटेंस होता है। ठीक है, जिनके अंदर विभक्तियाँ होती है, तो उनको हम देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, वो हम अभी अब समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं परिचय के बारे में। ठीक है, तो आप परिचय में क्या देखते हैं कि क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो क्रिया क्या होती है, जैसे रोहन गाना गा रहा है, तो गाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। आप खाना खा रहे हो तो वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। आप खेल रहे हो तो वो क्या होगी, क्रिया हो गई। ठीक है, अब क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, यानी जो भी जितने भी कारक, मैंने आपको 6 कारक बताए हैं, अगर वो 6 कारक क्रिया से संबंध रखते हैं तो ही हम इनको क्या कहेंगे, कारक कह देंगे। क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि हमारे पास 7 विभक्ति होती है, जिनमें से जो षष्ठी विभक्ति होती है उसको कारक के अंदर नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि उसका डायरेक्ट संबंध कारक से नहीं है। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब कुछ रिलेट कर पा रहे हो बच्चे तो उनके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। देन उसके बाद हम देखते हैं जो कारक शब्द है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है। देखो जब भी कोई संस्कृत का जो शब्द होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है धातु, एक होता है प्रत्यय। धातु हम पढ़ चुके हैं, प्रत्यय हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो किस धातु किस प्रत्यय से मिलकर बना है, तो बताएगा क्रि धातु परवूल प्रत्यय से ये मिलकर बना होता है। कैसे, क्रि धातु में क्रिया आता है, परवूल में से यहाँ पर ब्रू आता है, तो ब्रू का यहाँ पर अक आदेश करने के लिए बोला गया है, और क्रू प्लस अक मिलकर यहाँ पर क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। अब आप मुझसे ये मत पूछना सर ये कैसे आया, देखो मुझे भी नहीं पता, इतनी संस्कृत तो देखो मैं नहीं पता, सच बता रहा हूँ। ठीक है, जितनी मुझे पता है, ठीक है, जितनी आपके लिए ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब जो मुझे नहीं पता है मैं उसके बारे में सीधा सीधा कहता हूँ। ठीक है, मैंने भी अपने टीचरों से पूछा था सर ये कैसे बना है, तो उनका भी जवाब बस वो मुझे देखते रह गए, और उसके बाद कोई नहीं। फिर मैंने अपने संस्कृत वाली मैम से पूछा तो उनको भी कोई जवाब नहीं था। बस पता क्या बोला कि आप धातु को पढ़ लो, प्रत्यय को पढ़ लो, और उसके बाद आप समझ जाओगे। मैंने दोनों चीज़ पढ़े, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोला पेपर टाइम पे कि इंपॉर्टेंट को याद कर लो। ठीक है, तो मैं भी आपसे क्या बोलने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट को याद कर लो। जैसे कि आपके 10 चैप्टर दे रखे, कारक दे रखा है, संधि दे रखा है, समास दे रखा है, उन सभी का आप एक बार याद कर सकते हो कि वो कौन से धातु और कौन से प्रत्यय से मिलकर बना है। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि यार ये याद नहीं होगा तो हमारा पेपर भी अच्छे से नहीं होने वाला है। मैंने तो याद करे नहीं थे, ठीक है, कुछ याद कर लिए थे, कुछ आप भी कर लेना। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो, जैसे मान लो कारक के बारे में गया कि कारक के बारे में लिखो, कारक की परिभाषा लिखो, उसके भेद लिखो और विभक्ति लिखो। ठीक है, तो अब वहाँ पर स्टार्ट कैसे करोगे, आपने मान लो स्टार्ट कर दिया परिचय से, और आपने बता दी कारक शब्द है इस तरह, धातु इस तरह प्रत्यय से मिलकर बना है, परिभाषा में एक श्लोक लिख दिया। अब जो पेपर आपका चेक कर रहा होगा एग्जामिनर, उसे क्या लगेगा यार बच्चे को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, और मान लो आप सीधे भेद लिख रहे हो, कारक की परिभाषा लिख कर भेद लिख रहे हो, तो एग्जामिनर सोचेगा केवल उसने बस चीज़ें नॉर्मल ऊपर से पढ़ी है। तो ये सब चीज़ें नंबर गेनिंग करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको टॉपर वाले बच्चे हो तो आप सभी का धातु प्रत्यय याद करो।
तो ज़्यादा आगे अब इस पर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्रिया प्लस आदेश मिलकर यहाँ पर कारक बनाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से बताया, जैसे कि क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। जैसे कि राम और श्याम दोस्त है, तो राम और श्याम का किससे रिलेशन है? दोस्ती का रिलेशन है, तो रिलेशन क्या होगा? कारक होगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी क्रिया का जो संबंध होगा वो किसी कारक से, देखो क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। जिसका भी क्रिया से संबंध होगा, तो राम और श्याम का किसका संबंध है? दोस्ती का संबंध है, तो वो क्या हो गया? दोस्ती क्या हो गई? संबंध हो गया। अब राम भी एक संज्ञा है, श्याम भी एक संज्ञा है। और भी एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे, अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। देन उसके बाद हम परिभाषा की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 3 श्लोक दिए हैं, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे ये वाला श्लोक याद करा था, क्रिया अनव्ययत्व कारकत्वम, ठीक है। तो आपको ये 2 श्लोक तो याद करने ही है, ठीक है। तीसरा बेशक आप मत करना। पहला श्लोक है क्रियाम करोति इति कारकम, ठीक है। क्रिया करोति इति कारकम, इसका मतलब क्या होता है? क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। जो क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं? कारक। उसे क्या कहते हैं? कारक कहलाता है, ठीक है। क्रिया को करने वाला क्या होता है? कारक कहलाता है, ठीक। अब देखो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा चीज़ों को और समझने के लिए, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें इतनी अच्छे से ना आ रही हो, लेकिन जैसे ही चैप्टर यहाँ पर आपका एक चैप्टर नहीं एक लेक्चर कंप्लीट होगा, तो आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्रिया करोतिम इति कारकम, यानी कि क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है क्रिया जनकत्वम व कारकम, यानी क्रिया का जो जनक है वह कारक है। मैंने याद नहीं की थी, आपको अच्छी लगे तो कर लेना। मैंने ये वाली करी थी, क्रिया अनव्यतम कारकत्वम। तो यहाँ पर क्या बताया? क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जो हमने पहले भी बताया था कि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। देखो इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कभी कभी जो देखो जो कारक होता है ना वो 15 नंबर से ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी जो श्लोक है वो भी लिख के लाया हूँ। हर चीज़ मैं इसके यहाँ पर आपके लिए लिख के लाया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। अभी आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा कारक है वो क्रि यानी कृ धातु प्लस प्रबुल प्रत्यय से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्रिया अनव्ययत्व। देखो अनव्यय का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो ये अनव्यय का मतलब होता है संबंध। अनव्यय का मतलब होता है संबंध, यानी क्रिया के साथ जिसके साथ संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। समझ गए? क्रिया का जिसके साथ संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हम बात करने वाले कारकों की संख्या। देखो जिस तरह से फॉर्मेट में मैंने आपको बताया, परिचय बताया, डेफिनेशन बताया, एंड संख्या बता रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको भी करने हैं। चाहे आप अपने नोट्स बना लो या फिर जो मेरे नोट्स हैं उनसे भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो कारकों की संख्या देखते हैं कौन कौन सी होती है। पहला बताया कर्ता कारक, कर्म कारक। छ का मतलब होता है और, करण कारक, संप्रदान कारक, और तथा एव छ, और कौन बताएंगे? अपादान कारक एंड अधिकरण। तो 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। अधिकरणम आमित या कारकम मानी सटा। सट मतलब 6, यानी कि ये जो यहाँ पर 6 कारक बताए गए कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है। अगर आपने शायद पिछली 9th 10th क्लास में या 8th क्लास में अगर आपके पास संस्कृत होगी तो आपने ये सारे पढ़े होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की और अधिकरण में पेपर, ठीक है। इस तरह से आपने करा होगा। नहीं करा है तो कोई बात नहीं यार, मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कोई छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक। तो कारकों की संख्या मैंने कितनी बताई? 6 बताई। कौन कौन सी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और आपादान और अधिकरण। अब आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर इन्हीं को ही हम कारण क्यों कह रहे हैं, कारक क्यों कह रहे हैं? तो देखो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताई? मैंने बताई जिस क्रिया का संबंध, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्रिया से संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, मतलब जिस क्रिया से संबंध होगा उसी को हम कारक कहेंगे। यानी जो 6 मैंने कारक बताए हैं उनका जो संबंध होगा कहीं ना कहीं क्रिया से होगा, भाई कहीं ना कहीं क्रिया से होगा, तभी हम इनको क्या कह रहे हैं? कारक कह रहे हैं, ठीक है। और इसको हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आप चीज़ों को ग्रैप्स करते जाओ, धीरे धीरे करके पचाते जाओ, ठीक। अब हम बात करते हैं पहले कर्ता क्या होता है। क्रिया को पूर्ण करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है। तो क्या होता है कर्ता? कि क्रिया को पूर्ण करने वाला कर्ता होता है। मैं 2 बार बोल रहा हूँ, 3 बार बोल रहा हूँ, क्यों? ताकि आप चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सको। अगर आपको नींद आ रही है, बस आपको लेक्चर पूरा करना है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। आप तभी इस वीडियो को देखना जब आप फुल्ली फोकस यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे साथ ही हो, मेरे फ्रंट में ही हो, मैं आपको यहाँ पर इस तरह से समझा दूँ, तो आपको भी इसी तरह से समझना है, ठीक है। आप ये नहीं कि कैमरा के पीछे कोई इंसान होगा और वो बोले जा रहा है और हम उसे सुने जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। फोकस हो तो ही यहाँ पर आपको आना है। तो कर्ता मैंने क्या बताया? क्रिया को पूर्ण करने वाला कर्ता होता है, ठीक। देन कर्म क्या होता है? कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, ठीक है। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है वो कौन होता है? कर्म होता है, ठीक। और इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं बोल दूँ कि सूरज फल खाता है, सूरज
फल खदाती, ठीक है, सूरज फल खदाती। तो फल खदाती मतलब फल खाता है। तो सूरज कौन हो गया? सूरज हो गया कर्ता। भाई सूरज क्या कर रहा है? फल को खा रहा है, यानी क्रिया को कौन पूरा कर रहा है? सूरज पूरा कर रहा है। सूर्य का क्या हो गया? कर्ता हो गया। मैंने क्या बताया? कर्ता मैंने क्या बताया? क्रिया को पूर्ण करने वाला। तो यहाँ पर सूरज क्या कर रहा है? उस फल को खा रहा है, पूर्ण कर रहा है, खा रहा है। तो कर्ता कौन हो गया? सूरज हो गया। देन खदाती, खदाती क्या हो गई? खदाती हो गई क्रिया, ठीक। खदाती क्या हो गई? क्रिया, यानी खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया, ठीक है। तो बात को आप समझ रहे हो। और किसको किसको भाई किसको खा रहा है? फल को खा रहा है, ठीक है। अब फल को क्यों खा रहा है? क्योंकि फल उसको अच्छा लगता है, सर्वाधिक उसको चाह रहा है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा कर्म। भाई कर्म की डेफिनेशन क्या है? फिर से पढ़ो। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है। तो सूरज को अगर फल को चाह रहे तभी तो खा रहा है। अगर सूरज को फल अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाता, ठीक है। वो क्या खाता? वो खाना खाता। या फिर मान लो कि सूरज सूरज क्रीडते, कह रहा है सूरज खेलता है, ठीक है, या सूरज पानी पीता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो सूरज को अच्छा लगेगा वही तो करेगा। अब जो अच्छा लग रहा है उसे खेलना है, ठीक है, खेलना है, दौड़ना है, या फिर कुछ भी पानी पीना है, तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो किसके अंदर आ जाएगी? कर्म के अंदर आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब मैं इसका एक और एग्जांपल दूँ आपकी भाषा में। जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रोहन की है। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा है, या फिर उत्कल अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा है, सात्विक अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा है। तो देखो कौन कर रहा है? उनका नाम उत्कल, रोहन, सात्विक, ये सब क्या हो गए? कर्ता हो गए, ठीक है। अब खाना खिला रहा है, खिलाना क्या हो गया यहाँ पर? खिला रहा है, वो क्या हो गई? वो तो हो गई क्रिया। लेकिन क्या करा? खाना, क्योंकि खाना उसको अच्छा लग रहा है। भाई उसको अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों खिला रहा है वो? ठीक है, ताकि उसको वो अच्छा लग रहा है। मतलब जिसको वो चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी? उसकी कर्म हो जाएगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी इतना टिपिकल आप एग्जाम्पल मतलब नॉर्मली समझो कि जिसको कर्ता जिसको चाहता है, जैसे कर्ता किसको चाह रहा है? फल को चाह रहा है, तो फल को यहाँ पर ये खा रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हो वो। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखते हैं करण। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया पूर्ण करता है वह होता है करण, ठीक है। यानी जो ये करता है, ये जो करता है, अब इस कर्ता क्या कर रहा है? जिसकी सहायता से क्रिया को पूर्ण कर रहा है। मतलब जिसकी सहायता से क्रिया को पूर्ण कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि सूरज फल खदाती, यानी सूरज फल खा रहा है, ठीक है। इस क्रिया को किससे पूर्ण करना है? भाई फल खाने की क्रिया को किससे पूर्ण करना है? भाई वो हाथ से ही तो खा रहा होगा। अब ऐसे तो नहीं कि हाथ सीधा खाना उसके मुंह में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को। देखो कर्ता कौन है? जो क्रिया को पूर्ण करना है। क्रिया क्या है? खाना। तो उसको पूरा कौन कर रहा है? सूरज। तो सूरज क्या हो गया? कर्ता, ठीक। अनकर्म क्या होता है? जिसको जो करता है वो चाहता है, ठीक है। सूरज किसको चाह रहा है? फल को चाह रहा है, तभी खा रहा है। करण क्या होता है? जिसकी सहायता से क्रिया पूर्ण कर रहा है, वह करण है। अब किसकी सहायता से कर रहा है? भाई सूरज फल को खा रहा है, या खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो किससे खा रहा है? हाथ से तो खाएगा, ऐसे तो नहीं सीधा हाथ सीधा खाना मुंह में आ जाएगा, ठीक। देन होता है संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब जिसके लिए क्रिया की जाती है मतलब जो फल खाया जा रहा है वो क्यों खाया जा रहा है? भाई सूरज भूखा होगा ना यार, तभी तो खा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं आपदान। तो आपदान क्या होता है? क्रिया जिसे आरंभ हो, ठीक है, क्रिया जिसे आरंभ हो, जिस स्थिर वस्तु से दूसरी चीज से दूर हो जाए, या उस स्थिर वस्तु को आपदान कहते हैं। आप नॉर्मल याद रखना, जो भी क्रिया है वो जहाँ से आरंभ हो रही है, जहाँ से आरंभ हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? आपदान। इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से समझाएंगे, जिसमें हम इन छह को डिटेल में अच्छे से समझा देंगे। देन उसके बाद अधिकरण। जिस चीज़ या जिस स्थान पे जो क्रिया की जाए उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है। अभी आप इनको थोड़ा सा और, क्योंकि इनके लिए एग्जाम्पल मैं अच्छा लूँगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल में फिट नहीं हो पा रही है, तो उनको मैं और भी एक ऐसा एग्जाम्पल में लूँगा जिसमें छः ये चीज़ हमारे कारक कन्वर्ट हो जाएंगे, 6 कारक अच्छे से कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट पेज में मैं इस एग्जाम्पल को भी बताऊँगा वीडियो के एंड में। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आती है हमारी ये हमने बताई ना अभी 7 विभक्ति बताई, 6 कारक बताए। तो अब इनके बारे में बात करने वाले हैं कि 7 विभक्ति एंड 6 कारक के बारे में। अब देखो कोई मुझसे ये ना पूछ ले सर विभक्ति क्या होती है, कारक, मतलब किसी भी बच्चे के मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि विभक्ति क्या होती है, कारक क्या होती है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट आएगा, तो मैं एक बार इनको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है जब मैं कोई चैप्टर को पढ़ाऊँ तो यार किसी को कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। पर मेरा काम ऐसा रहता है कि आपको हर चीज़ आपको बताऊँ मैं, ठीक। जैसे देखो ये रही विभक्ति। जब हमने शब्द रूप के बारे में देखा था, ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में हम शब्द रूप के बारे में देखा था, तो वहाँ पर देखा था विभक्ति, प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। एंड संबोधन। देखो संबोधन को विभक्ति नहीं है, याद रखना संबोधन को विभक्ति नहीं है, ठीक है। और जो
और जो ये यहाँ पर ये है ना षष्ठी, षष्ठी जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति होती है लेकिन उसका कारक नहीं होता, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस मेरा यहाँ पर ये मोटिव था कि मैं आपको विभक्ति बता दूँ। 7 विभक्ति होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई भाई, जब हमने धातु रूप में पढ़े थे ना, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 विभक्ति होती है सप्तमी के, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी, षष्ठवी या सप्तमी। अभी आप इसको नेगलेक्ट करो, ठीक। अब यहाँ पर कारक की बात करते हैं। तो कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदन, संबंधन, अधिकरण, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है यदि कर्ता कारक है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, और कर्म कारक है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, और करण कारक है तो उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे कि मान लो हमें पता लग जाएगा कि जैसे हमने बताया ना कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना, देखो अभी हमने लिया सूरज फल खाता है। तो मान लो कि सूरज में क्या है भाई, सूरज फल खा रहा है, हमें पता लग गया कि सूरज में क्या है, कर्ता है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब ये प्रथमा विभक्ति क्या होती है देख लो भाई, ये भी प्रथमा विभक्ति क्या होती है? एक वचन की राम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो द्विवचन वचन लगा देते तो क्या करते? तो रामो कर देते। अगर बहुत सारे राम होते तो बहुवचन कर देते। और ये आपको याद होने चाहिए शब्द रूप, ठीक है, कि किस तरह से रामा, रामम, रामेण, रामायण। मैंने याद कराया था एम, एन, ए, आत, अस्य, ठीक है। रामो रामो रविमा, रविमा रामो, रामो रामो। इस तरह से मैंने कुछ आपको याद कराए थे। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो जाके देखिए, ठीक है। तो ये आपके काम आएंगे। तो अभी आपको क्या समझ में आया? अभी आपको ये समझ में आया कि जब आप पता लगा लोगे कोई सेंटेंस है उसमें कर्ता कौन है, ठीक है, और उस कर्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। इसी तरह से आप हिंदी वाले सेंटेंस को संस्कृत में भी कन्वर्ट कर पाओगे। देन दूसरा होता है कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। कर्म में तृतीय, संप्रदान में चतुर्थी और आपदान में पंचमी, ठीक है। और संबंध यहाँ पर कोई कारक नहीं होता, याद रखना, संबंध कोई कारक नहीं होता। क्योंकि जो संबंध कारक क्यों नहीं होता? देखो मैंने कारक के लिए आपको क्या बताई, जब भी क्रिया का संबंध डायरेक्ट किससे होगा? क्रिया का संबंध डायरेक्ट कारक से होता है। देखो डेफिनेशन एक बार फिर से आप आओ कि क्रिया का संबंध रखने वाले को कारक कहलाता है। मतलब जिसका भी क्रिया से डायरेक्ट संबंध होगा वही कारक होगा। लेकिन संबंध का कह रहा है कि संबंध का संबंध ही नहीं है, संबंध का डायरेक्ट संबंध नहीं होता है कारक के साथ। ये मैं आपको एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस तरह से इन 6 का तो रिलेशन होता है क्रिया के साथ, लेकिन संबंध का रिलेशन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना कि जो ये हमारा षष्ठवी विभक्ति है या फिर जो ये संबंध है, मतलब संबंध कोई कारक नहीं है, बस एक फॉर्मेट दे रखा था जो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अधिकरण के अंदर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगती है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि संबंध के अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी तो आप बता दें सप्तमी विभक्ति लगेगी और षष्ठमी के अनुसार उसे कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई कि कर्ता के अंदर प्रथम विभक्ति लगेगी। मैं बोल देता हूँ कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो आप द्वितीय विभक्ति कौन से लगाओगे? तो द्वितीय विभक्ति कौन से लगाओगे? देखो द्वितीय विभक्ति हम राम कर देंगे। जैसे यही एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपसे समझाया कि सूरज फल खाता है, आपको पता लगा फल एक कर्म है और कर्म के अंदर यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है? दूसरी विभक्ति लगती है। तो क्या हो जाएगा? फल का हम क्या कर सकते हैं? फलम कर सकते हैं। जैसे रामम कर देना रामम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फलम हो जाएगा, ठीक। ये मैंने आपको चीज़ समझाई किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से नहीं। देखो एक बार और दिखा देता हूँ मैं, अगर आपने नहीं ये याद करा है। देखो इनको आप एक बार कर लेना, ए, अम, एन, ऐ, आत, अस्य, ठीक है। ये ओ, अभिव्यम, 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 औ, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर इसी के अंदर विभक्ति लगाना सीख सकते हो और सेंटेंस को भी आप कन्वर्ट इजीली कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही है ना चीज़ें? आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आराम से करके वीडियो को देखना है, 1.5 या 2 पे मत देखना। अगर चीज़ें समझ में ना आए, अगर आए तो वेल एंड गुड है, ठीक। तो इस तरह से समझना है। देन अब होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि किस सेंटेंस के अंदर कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, कौन सा कारक है। तो उनके लिए कह रहा है पहला जो तरीका दिया गया है वो चिन्ह दिया गया है कि आपको पहचानना है। कैसे पहचानना है? कि आपको देखना है अगर किसी सेंटेंस के अंदर लगा होगा ने आएगा, ठीक है, तो आप कर्ता, अगर को आएगा तो कर्म, ठीक। एग्जाम्पल इन सभी के हम देंगे, अलग अलग करके इनको सबको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि सर आप एग्जाम्पल नहीं समझा रहे, समझ में नहीं आया, क्योंकि जब हम बात करेंगे ना प्रथम विभक्ति या फिर प्रथम कर्ता कारक के बारे में तो डिटेल में वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अभी जो यहाँ पर ये बताया जा रहा है ना बेसिक आपका बिल्कुल, ठीक। जैसे कि किसी सेंटेंस के अंदर आपको दिखता है ने, तो आप पहचान लोगे कर्ता कारक है, ठीक है। अगर आपको को दिखता है, ठीक, तो आप पहचान लो कर्म कारक है। अगर आपको से दिखता है तो करण कारक है, के लिए दिखता है तो संप्रदान, से दिखता है तो अपादान, का के किया रा रे दिखता है तो संबंध जो कि कारक नहीं है, मैं पे और पर दिखता है तो अधिकरण, और संबंध भी कोई यहाँ पर कारक नहीं होता है, ठीक है। और जो संबंध होता है उसको हम प्रथमा के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि हे राम बोलते हैं ना, किसी को बुलाना होता है, हे राम, हे कृष्णा,
ठीक है, इस तरह से तो ये संबोधन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्या कंक्लूड होना चाहिए कि विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है, लिख भी रखा है मैंने यहाँ पर, अभी देख लेना आप। ठीक, और कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। पता लगे कौन कौन से होते हैं, संबंध और संबोधन को भूल जाना, संबंध और संबोधन आप भी याद रख लेना। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर है तो आपको संबंध और संबोधन दोनों ही हटा देने हैं। ठीक है, ना किसी से संबंध रखना है, ठीक है, किसी के साथ भी आपको संबंध नहीं रखना है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। इसी तरह कारक के अंदर भी संबंध और संबोधन को हटा देना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि किसी का नाम संबोधित करके उसे बुलाते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड हो जाती है तो उसका नाम संबोधित करके उसे बुलाते हैं, या क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का संबंध थे तो इसलिए उसके नाम का संबोधन करके उसे बुला रही है। तो इस तरह से आप याद रख लेना कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ना किसी के साथ संबंध रखना है, ना उसको संबोधित नाम करके किसी को बुलाना है, बुलाने देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। फिर यहाँ पर कुछ चिन्ह बताए। ठीक है, चिन्ह आप देख सकते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपदान से, संबंध का कि अधिकरण में पेपर और संबोधन हेयर। ये याद करने का तरीका है जो मैंने यहाँ भी लिख रखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि छोटी मिडिल क्लासों में या जो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में हमें सिखाया जाता है। कुछ बच्चों को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। नहीं पता है तो ये वाला टेबल याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन तो ये टेबल से आपके होने वाले देखेंगे आगे एग्जांपल के साथ। अब देखो पाणिनि ने सूत्र भी बता दिए है कि ने को हम स्वतंत्र कारक भी बोलते हैं। जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, इसलिए हम इसको स्वतंत्र कारक भी बोला गया। कुछ सूत्र बताए गए, जैसे कर्म को बोला गया है कि वो बोला गया ईपस तत्वम, ईपस तत्वम। ठीक है, तो ईपस तत्वम का मतलब होता है चाहने वाला, यानी कर्म में क्या आ जाएगा, आपको चाहने वाला आ जाएगा। साधिक्रम मतलब से के द्वारा आ जाएगा। कर्म मतलब जो कर्म के लिए किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र दिए गए हैं जो इतना खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कि आपको मैं यहाँ पर इनकी टेंशन दूँ, कोई इनकी जरूरत नहीं है, नहीं होते। बस आपको यहाँ पर चिन्ह पता होना चाहिए, चिन्ह देख कर आपको पहचानना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ सूत्र होते हैं कि आप कर्ता को बहुत सारे सूत्र दे रखे होंगे, कर्म के लिए कुछ अलग सूत्र दे रखे होंगे, उनको हम डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर ये चिन्ह आते तो बेसिकली सिंपली हम आराम से पहचान सकते हैं और विभक्ति लगा सकते हैं और कारक को खत्म कर सकते हैं। यही कारक है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया, पहले तो ये नॉर्मल है भाई, ये फर्स्ट स्टेप है। आपको भी 2 स्टेप और करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपने ये कर लिया, मान लो 2 ही स्टेप है टोटल, ये फर्स्ट स्टेप कर लिया। दूसरा स्टेप में कुछ सूत्र है, कुछ फॉर्मूले है कि किन किन के अंदर आप कर्ता कारक लगाओगे, किन किन के अंदर कर्म, किन के अंदर करण। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाएगा तो आप इनके अनुसार विभक्ति लगा देना कि कर्ता के अंदर प्रथम, कर्म के अंदर द्वितीय, करण के अंदर तृतीय, इसके अंदर संप्रदान के अंदर चतुर्थ, अपदान के लिए पंचमी, छठी होती नहीं है तो अधिकरण के अंदर 7वीं लगाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ यार आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि जो कारक है ना ये समझ में नहीं आता है, और जब कारक समझ में नहीं आएगा तो आपकी संस्कृत व्याकरण को आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं यही चाहता हूँ कि आपको उस संस्कृत व्याकरण में ऐसा कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, रटना कम पड़े और आप क्वेश्चन कोई भी कर ले जाओ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, विभक्ति 7 होती है, कारक 6 होती है। अब यहाँ पर जो संबंध और संबोधन है, ठीक, संबंध और संबोधन है, ठीक है, तो वो कारक नहीं माने गए। क्यों नहीं माने गए? क्योंकि संबंध का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता क्रिया के साथ। जिनका क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उन्हें कारक कहते हैं, लेकिन संबंध का क्रिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एग्जाम्पल अभी आएगा, इसी पेज के लास्ट में एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको। संबोधन को प्रथमा के अंदर ले लिया जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पर कारक नहीं मानेंगे। इतनी आपको चीज़ें क्लियर है? अगर इतनी चीज़ें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको आप समझना। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखने चक्रव्यूह में मत फंस जाना कि गोला गोला सा क्या बना दिया है सर ने। इसको मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मल है क्या। ये इस तरह से है कि राजा ने गाय को हाथों से ब्राह्मण को गौशाला से गंगा के तट पर दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्या समझ में, क्या एग्जाम्पल मैंने बताया कि राजा ने गाय को हाथों से ब्राह्मण को गौशाला से गंगा के तट पर दिया। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब मैं आपको समझाता हूँ इनमें हर एक कारक के बारे में। देखो राजा क्या है, राजा क्या काम कर रहा है भाई, गाय को दे रहा है। अब कर्ता मैंने आपको क्या बताया था, कर्ता मैंने बताया था क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। यहाँ पर जो गाय को देना है, गाय को देना क्या हो गया, क्रिया। ददाद यानी क्रिया, देना किसकी क्रिया हो गई, जो कौन कर रहा है, राजा दे रहा है। तो राजा क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, और गाय क्या हो गई, गाय हो गई कर्म। भाई राजा का मन था, राजा का मन था तभी तो उसको दे रहा है। तो राजा ने गाय को, ठीक है, तो गाय क्या हो गई, यहाँ पर कर्म हो गई। अब किससे दिया है, हाथों से दिया है, यानी किसी सहायता से दिया है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, करण हो जाएगी। ठीक, करण हो जाएगी। समझ रहे बातों को? भाई देखो कर्ता क्या थी, क्रिया को पूर्ण करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिया को कौन पूर्ण कर रहा है, राजा पूर्ण करना है। तो राजा क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब गाय क्या हो गई, गाय कर्म हो गई। कर्म क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सूरज को फल अच्छा लग रहा था तो वो फल खा रहा था, तो राजा को यहाँ पर अच्छा लग रहा है गाय को देना, तो वो गाय को दे रहा है। तो गाय क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड देन दूसरा होता है हस्त। हस्त मतलब हाथों से।
अब मैंने बताया कि जो सूरज फल खा रहा था वो हाथों से खा रहा था, तो जो राजा है वो गाय को दे रहा है, किससे देगा? हाथ से ही देगा, ठीक है। तो हाथ क्या हो जाएंगे यहाँ पर? करण हो जाएंगे। यानी किसको दे रहा है? ब्राह्मण को दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? संप्रदान। तो संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। अब ये क्रिया की जा रही है भाई, वो गाय को दे रहा है, किसके लिए कर रहा है? वो ब्राह्मण के लिए, तो यहाँ पर गाय को दे रहा है। देन उसके बाद कहाँ से दे रहा है? गौशाला से दे रहा है, ठीक है। गौशाला, गौशाला यानी उपदान, उपदान हो जाएगा गौशाला से। उपदान क्या होता है? जिससे क्रिया आरंभ हो। क्रिया कहाँ से आरंभ हो रही है? गौशाला से आरंभ हो रही है, ठीक है। और कहाँ पर दे रहा है? गंगा के तट पर दे रहा है। अब वो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण में क्या होती है? जहाँ पर जो क्रिया है वो पूर्ण हो जाती है। जहाँ पर जो क्रिया जिस स्थान पर पूर्ण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? भाई मान लो ये मैं ने के तो मैंने बाद में लगाई है, भाई ये मैंने ने और के और से और को तो बाद में लगाई है। अगर ये चिन्ह लगे होंगे तो नॉर्मल पहचान ले कि राजा के साथ ने लगा है तो कर्ता हो जाएगा, गाय के साथ को लगा है तो कर्म हो जाएगा। लेकिन ये चिन्ह मान लो कि अभी है ही नहीं, ठीक है। आप नॉर्मल यही पहचानते कि राजा ने, देखो राजा ने गाय को हाथों से ब्राह्मण को गौशाला से निकालकर गंगा के तट पर दिया, तो आप नॉर्मल पहचान लोगे कि राजा क्या है? करता है। गाय को दे कौन रहा है? जो देने का कार्य करता है, जो क्रिया को पूर्ण करता है, वो कौन हो जाएगा? राजा हो जाएगा, ठीक है। और किसको दे रहा है? गाय को दे रहा है, क्योंकि गाय इसको फेवरेट होगी। या फिर आप बोलते क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, ठीक। किससे दे रहा है? हाथों से दे रहा है, तो हाथ क्या हो जाएंगे? करण हो जाएंगे। किसको दे रहा है? किसके लिए वो कार्य कर रहा है? ब्राह्मण के लिए कर रहा है, तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा? संप्रदान कर रहा है, ठीक है। और कहाँ ब्राह्मण को दे रहा, कहाँ से दे रहा है? गौशाला से दे रहा है, तो गौशाला क्या हो जाएगी? हमारे आपादान हो जाएगी, मतलब जहाँ से जो कार्य है वो पूर्ण स्टार्ट होता है। और कहाँ पर? यहाँ पर गाय दे दी, गंगा के तट पर उन्होंने गाय दे दी, तो गंगा का तट क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। यानी इनका जो संबंध है, इनका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? क्रिया के साथ है। क्रिया के साथ है या नहीं? आप खुद सोचो, क्रिया के साथ ही तो रिलेशन है सबके साथ, ठीक है। फिर एक और होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था, वो होता है संबंध। अब यहाँ पर बताया गया जो राजा है वो राजा कहाँ का? अयोध्या का राजा है। मतलब राजा का संबंध बताया गया है कि राजा अयोध्या का है, यानी अयोध्या से जुड़ा हुआ है। क्या इसका संबंध क्रिया से है? भाई क्रिया से क्या मतलब? भाई वो गाय राजा दे रहा है, हाथों से दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा है, गौशाला से लेकर गंगा के तट पर दे रहा है। इसका कौन सा डायरेक्ट रिलेशन है? वो क्रिया के साथ। उसका तो रिलेशन है राजा के साथ, भाई कर्ता के साथ रिलेशन क्रिया के साथ थोड़ी है। अगर क्रिया के साथ रिलेशन होता, ये जो अन्वय है ना, ये षष्ठी आप विभक्ति लिख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं संबंध, लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो यही तो मैं बता रहा था भाई, मैंने आपको बार बार क्या बताया कि 6 कारक होते हैं, संबंध कारक के अंदर नहीं लिया गया है। 6 कारक इसलिए क्योंकि इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो क्रिया के साथ है, जबकि जो हमारे संबंध है इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता क्रिया के साथ, इसलिए इसको हम कारक नहीं कहते। इसका रिलेशन किसके साथ है? राजा के साथ है, किसी और के साथ भी हो सकता है, बस क्रिया के साथ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसको कारक नहीं कहा गया। तो आपको बेसिक डेफिनेशन से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने चिन्ह बताए उनसे भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं यार आपको हर चीज़ हार्ड ही मिले, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप हाई लेवल की प्रैक्टिस करते हो। जैसे नीट में होता है ना यार, हम पढ़ के गए हैं बिल्कुल, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए हैं, और नीट में आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा यार इतना तो आसान नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ तो लोचा होगा, और आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हो और उसके साथ वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमेशा आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक सोचना है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है, और अब हम इसके आगे की वीडियो बाद में आएंगी। तो अभी अगर आपको कोई डाउट आया है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है यार, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और मैं नंबर भी दे रखा था वो, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी मैं नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो मुझे चैप्टर के लिए लगते हैं। और आपको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हैं तो मैं जनरली हर एक सब्जेक्ट के मात्र 50 रुपये लेता हूँ, और 150 रुपये में जितना सब्जेक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ 4 बार, वो सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपको परचेस करने हैं तो नंबर मैं दे रखा है, वहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ कि अभी मेरी एक ऐप डेवलपर से बात हो रही है, जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ आपके लिए BMS फर्स्ट प्रॉप के लिए जो फिजियोलॉजी है उसको इन डिटेल लाया जाए। 400-500 के अंदर आपको फिजियोलॉजी बिल्कुल निचोड़ कर रख दी जाए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए, आपको MCQ करा दिया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया जाए, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप फिजियोलॉजी नहीं समझोगे तो सेकंड प्रॉप के अंदर पैथोलॉजी नहीं आएगी, तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट करोगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सेकंड प्रॉप के अंदर भी मैं चरक संहिता लाने वाला हूँ। देखो याद रखना, चरक संहिता मैं ऐसे आपको बताऊँगा ना, ऐसे पढ़ाऊँगा। देखो BMS फर्स्ट प्रॉप की मैंने चरक संहिता डिटेल में बताई है, लेकिन सेकंड प्रॉप की उससे भी ज़्यादा डिटेल में, वहाँ पर 54 चैप्टर है, ठीक है, जो कि आसान नहीं है कंप्लीट करना। यूट्यूब पे मैं शायद बहुत टाइम लग जाए कंप्लीट करने में, 1 साल से ज़्यादा भी लग जाए, जब तक आपके पेपर भी हो जाए, ठीक है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और आपको कंटेंट डिलीवर करूँ, ठीक है। नॉर्मली आपका वैल्यू मनी रहने वाली है, कोई ऐसा हायर भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लेने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे मेरा काम बंद हो जाएगा, मैं बिल्कुल हमारे ऐप पे ही शिफ्ट हो जाऊँगा, नहीं। वो इसलिए ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है। बच्चों आपका भी सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो यार कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और यही आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरा ऐप आए यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग डाउनलोड करें, ठीक है। और और भी बता देता हूँ, एक अपडेट ये भी है कि जब मेरा ऐप आएगा तो अगर आपको मान लो 150 रुपये भी नहीं देने सारे नोट्स के, तो आप वो भी फ्री में ले सकते हो उस ऐप पर, ठीक है। तो अभी तो खैर ऐप में टाइम है 15-20 दिन का, तो जब तक के लिए यार बस ध्यान रखना इस बात को। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।